Yes, good evening, students. Good evening, everyone. Hello. Yes. कैसे हैं सब लोग? कैसे चल रहा है सब कुछ? अच्छा चल रहा है? चलो बढ़िया। सो आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर। एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। हमने बायोमोलिक्यूल्स को कंप्लीट कर लिया है और हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो इसको हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ठीक है। यस। ओके, कुछ है तो आप पूछ लो। ओके। यस। So now we are going to start the new chapter that is cell cycle and cell division. ठीक है, तो सेल साइकिल सेल डिवीजन का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कुछ भी यहाँ तक कुछ भी क्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं, वरना विल स्टार्ट द क्लास। ओके। यस। तो बेटा कल जो संडे की क्लास होने वाली है, संडे की क्लास में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ओके, तो इसीलिए आज ये चैप्टर लिया गया है। एक क्लास आज खत्म होगी, दूसरी जो क्लास है वो नेक्स्ट वीक शुरू होगी। ओके, लाइक ऑन मंडे इट विल स्टार्ट। ऑलराइट। यस, ग्रेट। तो हम लोग अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। चलो। यस। तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ने वाले हो? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द डिवीजन एंड एनलार्जमेंट ऑफ सेल्स। राइट। सॉरी। तो हमारे बॉडी में हो या किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में हो, अगर हम कहते हैं कि ग्रोथ, ओके, तो यहाँ पे क्या है बेटा, जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। ठीक है, बोथ ऑफ देम विल गो साइमल्टेनियसली, साथ में चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं डिवीजन के ऊपर। ठीक है, सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं ताकि वो नए सेल्स बना सके। अब डिवाइड हो रहे हैं तो कैसे होंगे, है ना। वहां पे क्वांटिटी भी तो बढ़नी चाहिए ना सेल के अंदर। अब समझ लो सेल इतना है, अब इसी को डिवाइड करना चाह के दो बना रहे हो तो ये मुश्किल है। तो इस केस में क्या होगा, थोड़ा इसमें जो कंपोनेंट्स है सेल के अंदर वो बढ़ जाएंगे एंड इवेंचुअली ये दो सेल्स में ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हियर एनलार्जमेंट भी हो रहा है सेल का, दैट मीन्स द कंपोनेंट्स इनसाइड अ सेल आर ग्रोइंग। उसके साथ साथ डिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द मैकेनिज्म ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल्स टुगेदर वी कॉल इट एज सेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो डिवाइड हो रहा है अल्टीमेटली विद द ग्रोथ ऑफ कंपोनेंट्स इनसाइड अ सेल, तो इसको हम लोगों ने कह दिया है सेल रिप्रोडक्शन। ओके, सो सेल रिप्रोडक्शन में दो चीजें आपको याद रखना होता है, एक डिवीजन हो रहा है, दूसरा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट भी बढ़ रहे हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको देखना होता है। दूसरा, सेल साइकिल में यहाँ पे इट इज द लाइफ पीरियड ऑफ अ सेल ड्यूरिंग विच अ सेल सिंथेसाइजेस डीएनए, ग्रोस एंड डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। मैंने बोला ना आपको, तो एक जो सेल है ना, इसके पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है, अब जैसे हम हैं, हमारा पूरा लाइफ टाइम में क्या होता है, हम बच्चे पैदा हुए थे, फिर टॉडलर बने, फिर हम लोग ना थोड़े स्कूल को जाने के इस टाइप के बच्चे बने, फिर एडोलेसेंस में आए, फिर अडल्ट्स में आए, फिर बूढ़े होके मर जाएंगे। ये सारा लाइफ टाइम है हमारा, है ना। तो हमारे ऑर्गेनिज्म का, ह्यूमन का लाइफ टाइम है। बट सेल का ऐसा नहीं होता, सेल का उद्देश्य ही कुछ और है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसके पूरे लाइफ टाइम में, ओके, इट इज द लाइफ पीरियड ऑफ अ सेल ड्यूरिंग विच, तो इसके पूरे लाइफ पीरियड में क्या करता है, डीएनए को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, फिर वो ग्रो भी होता है एंड उसको डिवाइड भी करने की पूरी पूरी कोशिश करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें ये सेल करने की पूरी हद तक कोशिश करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, नाउ सेल ग्रोथ दैट मीन साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप मुझे पूछोगे मैम ये कब तक होगा, कब तक ग्रो करेगा? ये करता ही जाएगा, ग्रोथ होता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा जो सेल डिवाइड हुआ है वो फिर से डिवाइड होगा। समझो ये एक मदर था और इसने दो ऐसे करके डॉटर सेल्स बनाए, अब ये जो डॉटर सेल्स हैं अब ये फिर डिवाइड करेंगे, ऐसे करके ये कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहता है। ओके, इट डजंट स्टॉप एनीवेयर, इट डजंट स्टॉप एनीवेयर।
ओके, सो इट इज अ वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट मीन्स साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज बढ़ रहा है, डिविजन हो ही जा रहा है, ठीक है। देन डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली एट अ स्पेसिफिक स्टेज। तो डीएनए जो है, मतलब आपको पता है रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि देखो बेटा अभी एक यहाँ पे सेल है तो इसके पास एक ही डीएनए का स्ट्रैंड है समझो। अब ये डीएनए का स्ट्रैंड ये किस किस को देगा, एक बेटी को देगा या दूसरी भी बेटी को देगा, है ना। सो पेरेंट्स शुड नेवर बी पार्शियल। तो इसीलिए ये जो मदर सेल है ये क्या करता है, डिवाइड करने से पहले ये जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन कर लेता है। अब ये आराम से दोनों ही डॉटर सेल्स में डीएनए को ट्रांसफर कर देगा, है ना। तो जो डीएनए सिंथेसिस है वो सिर्फ स्पेसिफिक स्टेज में होती है, हर बार नहीं होती रहती, ठीक है। तो आप पूछोगे मैम ग्रोथ जब होता है तब सेल सिंथेसिस, तब डीएनए सिंथेसिस होता है? नहीं, जब ग्रोथ होता रहता है तो वहां पे साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, डीएनए नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन होने के लिए इट हैपेंस जस्ट बिफोर द रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये चीजें। नाउ ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल वेरीज इन ईच ऑर्गेनिज्म एंड इन ईच सेल टाइप, ठीक है। तो हर सेल का, हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट टाइप का सेल साइकिल होता है, ड्यूरेशन दूसरा लगता है, ठीक है। कुछ को लगता है 1 घंटा, कुछ को लगता है 24 घंटे, कुछ को लगते हैं दिन, ओके। कुछ तो डिवाइड ही नहीं होते, जैसे अवर न्यूरॉन सेल्स, वो डिवाइड नहीं करते। आपके पैदा होने के टाइम पे जो थे मरे तक वो रहेंगे, अगर डैमेज हो गए तो हो गए, ओके। तो वो देखेंगे बेटा हम लोग। तो यहाँ पे देख लो, ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल, दैट इज हम लोग ह्यूमन सेल की बात करते हैं तो इट इज अबाउट 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स तक होती है ह्यूमंस में, ठीक है। तो अब आप मुझे पूछोगे मैम आज मैंने यहाँ पे कोई सेल 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 देखा मैंने स्किन पे, तो ये कल रहेगा? नहीं बेटे, वो डेड स्किन होके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे आप नहाने जाओगे, आप स्क्रब करोगे तो ऐसे करके पता नहीं कितने सारे सेल्स निकलते रहते हैं डेड होके, ठीक है। लेकिन रिजुविनेट होता रहता है हमारा स्किन, नए सेल्स बनते रहते हैं। तो ये 24 आवर्स का साइकिल है, ये चलता रहता है जब तक हम जिंदा है। ईस्ट में इट विल ओनली बी अबाउट 90 मिनट्स, ओके। ये सिर्फ 90 मिनट्स का काम है ईस्ट में, ठीक है। इकोलाई की बात करूं तो सिर्फ 20 मिनट्स, सिर्फ 20 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसे करके हर सेल का, हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सेल साइकिल का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रही थी, है ना, इन रेस्पेक्ट टू सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन होता है इट हैपेंस बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ओके। तो आपको 3 टाइप के टिश्यूज देखने को मिलते हैं, एक है लेबाइल, दूसरा स्टेबल, तीसरा परमानेंट, ठीक है। लेबाइल क्या होते हैं बेटा, दीज सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग, मैंने बोला ना जब तक आप जिंदा हो वो कीप ऑन डिवाइडिंग होते रहते हैं, इनको हम कहते हैं लेबाइल। एग्जाम्पल में आता है स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड बोन मैरो। जब तक आप जिंदा हो ये सेल्स डिवाइड होते ही रहते हैं, नए सेल्स बनाते ही रहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ नए टाइप, another type where cells having the ability to divide only at the crucial times, ठीक है। ये वैसे तो हमेशा डिवाइड नहीं करते, लेकिन अगर इतनी सीरियस कंडीशन आ जाती है कि हाँ भाई अभी वो मरने वाला है बंदा, तो उस टाइम पे ये क्या कहते हैं कि हाँ भाई चलो हमारे पास एबिलिटी तो नहीं है, हम चाहते तो नहीं है, लेकिन अब एबिलिटी ला लेते हैं डिवाइड करने की, ठीक है। तो ये वैसा है स्टेबल वन, ओके। तो सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड एट द क्रूशियल टाइम, मतलब ऐसे स्केर्सिटी के टाइम पे, कहीं पे कुछ डिफिशियंसी हो गया, कुछ बीमारी होगी, तो उस टाइम पे ये अपने आप को मॉडिफाई करते हैं ताकि ये डिवाइड कर सकें, ओके। एग्जाम्पल में आ जाता है लिवर, पैंक्रियास एंड किडनी, ठीक है। अब आप मुझे पूछोगे मैम अगर स्केर्सिटी के टाइम पे ये सेल्स डिवाइड करते हैं तो क्यों किडनी फेलियर हो जाता है ना। आपने सुना होगा हाँ भाई किडनी फेलियर हो गया तो कोई डोनर है तो वो डोनेट करता है किडनी, तो हम उसको डालेंगे पेशेंट को अगर वो मैच हो रहा है तो। देखो बेटा वो हर किडनी का सेल अगर ये डिवाइड करता गया ना तो भी सारी किडनी का जो फंक्शनैलिटी है उसको चेंज नहीं कर पाता, ठीक है। हम फेल्यूर तब कहते हैं तब कुछ भी उसमें फंक्शनैलिटी नहीं बचती, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा वो मेडिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंड हो रहा है, उसके इंटरनल बॉडी में कुछ हो ही नहीं रहा, तो उस केस में हम कहते हैं कि हाँ भाई इट हैज गॉन कंप्लीटली आउट ऑफ फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो वहां पे आप अगर 1-2 सेल्स डिवाइड भी हो गए, कुछ हो गया तो भी वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उस टाइम पे हमको निकाल देना पड़ता है या फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ सेल्स होते हैं परमानेंट, दैट दीज सेल्स नेवर डाई, डिवाइड्स, ये कभी डिवाइड नहीं करते, जैसे मसल सेल्स हो गया, न्यूरॉन्स हो गया,
ये कभी डिवाइड नहीं करते, ठीक है, से दे डोंट डिवाइड एट एनी मोमेंट और एनी टाइम ऑफ द सेल। ओके, उसको उसके लाइफ में कभी भी ऐसा वक्त आ जाए तो भी डिवाइड नहीं करता, अगर मर गया तो मर गया, ठीक है। सो दीज आर परमानेंट। ओके, तो आपने देखा होगा अगर एक्सीडेंट के टाइम पे किसी के सर पे चोट लगी है तो वो हॉस्पिटल में रह के पूछता है मैं कहाँ हूँ, मैं किधर हूँ, मैं कौन हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके न्यूरॉन सेल्स डैमेज हो गए हैं और उसको मेमोरी में इफेक्ट हो गया है। कुछ लोगों को साइट चले जाती है, विजन चला जाता है, कुछ लोगों को सुनाई नहीं देता। तो यहाँ पे सेरेब्रम एरियाज में पीछे जो है वहां पे कुछ अगर मार पड़ गया तो वो डिफिकल्ट हो जाता है ना। नाउ सेल डिविजन क्या है बेटा? इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब तक जो भी मैंने बताया ये बस एक इंट्रोडक्शन है आपको समझाने के लिए कि सेल डिवीजन क्या है, बट एक्चुअल डेफिनेशन ये है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें नए सेल्स बनते रहते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, अब आप मुझे पूछोगे मैम कब तक प्री एग्जिस्टिंग? जब से एवोल्यूशन होता आया है तब से किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म का या सेल का कोई ना कोई बाप तो होगा ही होगा। लेकिन आप सेकेंड ईयर में आके पढ़ोगे बेटा, एवोल्यूशन करके एक चैप्टर है, वहां पे आपको पता चलेगा जो फर्स्ट सेल बना था, जो फर्स्ट सेल बना था इस धरती पे वो कैसे बना था, ठीक है। वो वहां पे जाके पढ़ोगे, वो एक ही है जो लाइफ से नहीं बना, वो केमिकली बना था, ठीक है। बाकी के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बन के आए हैं, न्यू सेल्स। ओके, अब देखो जो सेल डिविजन होता है इसमें दो मेन प्रकार के प्रोसेस हैं। Okay, two main processes. One is called karyokinesis. Second one is cytokinesis. Wherever you come across a word karyo, that represents nucleus. अगर न्यूक्लियस की बात हो रही है तो समझो वर्ड कार्यो आता है। साइटो रेफर्स टू सेल। ओके, आपने पढ़ा होगा साइटोलॉजी। ओके, तो साइटोलॉजी, साइटो रेफर्स टू सेल, कार्यो रेफर्स टू न्यूक्लियस। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है एक सेल डिवीजन के प्रोसेस में, फिर सारा सेल डिवाइड करता है। यहाँ पे देखो ये एक सेल है, ओके, इट्स अ मदर सेल। पहले तो ये जो अंदर का न्यूक्लियस है उसने डिवाइड कर लिया, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है। ओके, सो दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3 एंड एट लास्ट डिवीजन हो गया, दिस इज स्टेज 4। तो न्यूक्लियर डिवीजन, सेल डिवीजन दोनों मिलके सेल डिवीजन बनाते हैं, ठीक है। तो अब आपको देखने को मिलेगा कि कितने टाइप्स के सेल डिवीजन है। ओके, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो फर्स्ट इज माइटोसिस, दूसरा बोलते हैं हम इसको मायोसिस, एंड तीसरा बाइनरी फिशन। तो यहाँ पे देखते हैं, ओके, जस्ट अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखे फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। अब बाइनरी फिशन कहाँ पे होता है? ये प्रोकैरियोट्स में होता है। देखो यहाँ पे भी प्रो मीन्स प्रिमिटिव, वेरेवर यू कम अक्रॉस द वर्ड प्रो मीन्स प्रिमिटिव इन बायोलॉजी। क्या आप ऐसे मत समझ लो मैम प्रो तो प्रोफेशनल को कहते हैं, हाँ वही वो दूसरे एरियाज में कहते हो आप, जनरली आप कहते हो कि हाँ मैं कह सकती हूँ मैं प्रो टीचर हूँ, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी हियर। तो जहाँ पे भी वर्ड प्रो आता है तो वो प्रिमिटिव है। तो प्रो कैरियो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। देखा, तो इसमें न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। यहाँ पे यू कैरियोट, यू रेफर्स टू ट्रू, ट्रू को कहते हैं यू। यहाँ देखो कैरियो, कैरियो मीन्स अगेन न्यूक्लियस, तो यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस है। ओके, ये सब हमने पढ़ लिया है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो बाइनरी फिशन प्रोकैरियोट्स में हो रहा है, वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। जैसे अभी मैंने बताया ना, एक सेल था डिवाइड होके ये दो सेल्स बन गए हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा माइटोसिस, माइटोसिस होता है यूकैरियोट्स में, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, ग्रोथ भी हो सकता है, एंड देन रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज वो भी होता है। ओके, कमिंग टू मायोसिस, अगेन इट हैपेंस इन यूकैरियोट्स। तो यहाँ पे ना पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब प्योरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब आप मायोसिस कहते हो ना बेटा, मायोसिस हैपेंस ओनली इन द सेक्स सेल्स। मायोसिस हमेशा सेक्स सेल्स में होते हैं। जैसे सेक्स मदर सेल होता है, जैसे स्पर्म मदर सेल हो गया, एग मदर सेल हो गया, वोवा मदर सेल। तो उन मदर सेल्स से ये मायोसिस करके गैमीट्स बनाते हैं। जो मदर सेल्स होते हैं, जो जर्म सेल्स होते हैं, वो यूजुअली डिप्लॉयड होते हैं, एंड जो आगे मायोसिस होके जो बनते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। जो हैप्लॉइड होते हैं वो गैमीट्स हैं, जैसे स्पर्म या फिर एग, ठीक है। तो यहाँ पे होता है मायोसिस। जो माइटोसिस है वो हर जगह पे होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, मैं ना आज बिरयानी बना रही थी, तो बिरयानी बनाते टाइम पे मुझे यहाँ पे कट गया, ओके, मुझे यहाँ पे कट गया।
तो कट गया तो क्या करें? अभी मैं जब तक मैं ना मर जाऊं ये कट ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं ना, ये हील होता है। जख्म जो है वो हील होता है, इसको कहते हैं रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू। ये कैसे होता है? अब जैसे मेरे स्किन के सेल्स हैं, ये और डिवाइड करता है, नए सेल्स बनाता है। ये होता है माइटोसिस में। इसको हम कहते हैं सोमैटिक, सोमैटिक एरियाज में, जहाँ पे सेक्स सेल्स का कुछ मिलाप नहीं होता। सेक्स सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स हैं वो सारे सोमैटिक सेल्स हैं। तो सोमैटिक एरिया में होता है माइटोसिस, उनमें एसेक्सुअल भी होता है, ग्रोथ भी होता है, एंड देन मेंटेनेंस भी होती है। ठीक है, इतना बेसिक सा एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलो तो भी काफी है। ओके यहाँ पे अब आपको होगा डिफरेंस बताना। ओके, तो माइटोसिस एंड मायोसिस के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले ये पढ़ देते हैं बेटा, फिर हम डिटेल में जाएंगे। तो माइटोसिस इट रेफर्स टू ए सेक्सुअल, मतलब यहाँ पे सेक्सुअल का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, आई टोल्ड यू राइट, दिस हैपेंस इन सोमैटिक सेल्स, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव का कुछ लेना देना नहीं है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देख रहे हैं हम लोग। फर्स्ट, माइटोसिस अक्कर्स इन, कहाँ पे होता है? बॉडी सेल्स में। मतलब सारे जो हमारे बॉडी के सेल्स एक्सेप्ट आवर रिप्रोडक्टिव सेल्स वो सारे सोमैटिक हैं। तो सोमैटिक में होता है। मायोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में मैंने बताया आपको मदर सेल्स होते हैं जिनसे गैमेट बनते हैं। देन फंक्शन, तो फंक्शन क्या है मैंने बताया, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, रिप्लेसमेंट, रिपेयरिंग। तो माइटोसिस ज्यादा काम करता है, लेकिन मायोसिस का पर्टिकुलर काम है टू मेक गैमीट्स, गैमीट एग और स्पर्म। एग और स्पर्म बनाना किसका काम है? मायोसिस का काम है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होता है माइटोसिस में? रिजल्ट कितने हैं? दो डॉटर सेल्स। माइटोसिस में आपको दो डॉटर सेल्स मिलते हैं, मायोसिस में चार हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। ओके, देखो बेटा मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम आप देख रहे हो ना, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो 46 क्रोमोसोम्स हैं। ओके, तो 46 के क्रोमोसोम्स, अब यहाँ पे ये क्या हो गए, दो जो डॉटर सेल्स आए हैं दोनों में सेम नंबर ऑफ सेल्स ट्रांसफर हुए हैं, आई मीन क्रोमोसोम्स ट्रांसफर हुए हैं। तो यहाँ पे डिप्लॉइड था, तो यहाँ पे भी डिप्लॉइड डिप्लॉइड गए हैं। ठीक है, तो माइटोसिस को हम लोग इसके साथ कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम बोथ इन मदर सेल एंड ऑल्सो इन डॉटर सेल्स। ओके, ये इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ओके, इक्वेशनल डिवीजन इसको कहते हैं। ऑलराइट, तो अब देख लो, अब यहाँ पे देख लो चार डॉटर सेल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हुआ, मायोसिस हमेशा टू स्टेजेस में होती है, टू स्टेजेस में होती है। पहले देखो मदर सेल से यहाँ पे हो गए दो डिप्लॉइड सेल्स, और इन डिप्लॉइड सेल से यहाँ पे हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो ऐसे करके डिवाइड होते हैं, ये होता है मायोसिस में। Okay, so this happens in meiosis. तो यहाँ पे देख लो 2n और यहाँ पे n। तो अब आपको क्या कहना है, एक मदर सेल 146 क्रोमोसोम्स का जो सेल्स था उससे क्या हो गया, यहाँ पे चार हैप्लॉइड सेल्स बने। ठीक है, तो दिस इज मायोसिस। नाउ यहाँ पे देखो क्रोमोसोम डिप्लॉइड है 46 क्रोमोसोम, यहाँ पे हैप्लॉइड है 23 क्रोमोसोम्स। बताया ना, जो डॉटर सेल्स आते हैं वो हैप्लॉइड है मायोसिस में, डिप्लॉइड है माइटोसिस में। रिप्रोडक्शन टाइप में क्या है बेटा, एसेक्सुअल ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, बट मायोसिस में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसी को तो हम कहते हैं ना बेटा रिकॉम्बिनेशन, आप ये आगे जाके पढ़ोगे। ओके, देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जेनेटिक्स में आता है। वहां पे आप देखोगे कैसे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे जेनेटिक वेरिएशन होता है, कैसे एक एवोल्यूशन के लिए वेरिएशन होके नए नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं सेल्स में, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो सेल में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है। यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इनटू टू, मैंने बोला ना दो स्टेजेस में होता है, तो ये वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कैसे होगा सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल क्या होता है। ठीक है, चलो अब तक कुछ डाउट है? अब तक जो मैंने पढ़ाया इसमें कुछ डाउट है आपको? आई होप देयर शुड नॉट बी एनी डाउट। अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, तो सेल साइकिल हैज टू बेसिक फेजेस। तो सेल साइकिल में दो बेसिक फेज होते हैं, एक को हमने कह लिया इंटरफेज, दूसरा एम फेज। जो पूरा सेल साइकिल है दो फेजेस में, एक इंटरफेज एक एम फेज। ठीक है, तो इंटरफेज में आप देखोगे आगे जाके। ओके, अब हम लोग इंटरफेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरफेज इज द फेज बिटवीन
2 सक्सेसिव एम फेज, मतलब 2 एम फेसेस के बीच में एक इंटरफेज आता है। मतलब इंटरफेस पहले होगा, फिर एम फेज होगा, फिर इंटरफेस, फिर एम फेज, फिर इंटरफेस, फिर एम फेज। इट कीप्स ऑन हैपनिंग ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, एम फेज में डिवीजन होता है। आप याद रखो बेटा, एम फेज में डिवीजन होता है। इंटरफेज में इसको हम प्रिपरेटरी फेज भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेटरी फेज भी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे रेस्टिंग फेज लिखा है, कोई बात नहीं, आप इसको प्रिपरेटरी फेज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो इंटरफेज है वहां पे प्रिपरेशन होती है सेल डिवीजन के लिए। जो डिवीजन होता है वो एम फेज में होता है, जिसमें फिर स्टेजेस आते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उससे पहले इंटरफेज में सारा प्रिपरेशन हो रहा है। तो इट इंक्लूड्स व्हाट, इंटरफेज में होता क्या है, सेल का ग्रोथ होता है, फिर डीएनए का सिंथेसिस होता है। ओके, एंड इट लास्ट्स मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ऐसे समझ लो, अब एक पूरा सेल साइकिल में क्या होना है, इंटरफेज और एंड फेज। इंटरफेज ना 90% टाइम ले लेता है, सिर्फ 5% में डिवीजन होता है। अब मैंने बताना है यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज व्हिच हैपेंस इन एम फेज, जो डिवाइडिंग फेज है, ये सिर्फ 5% का है समझो। बाकी सारा टाइम कौन ले लेता है, इंटरफेज ले लेता है। ठीक है, तो इंटरफेज इज अ लॉन्गेस्ट हैविंग ड्यूरेशन वेयर 95% ऑफ द टाइम इज यूटिलाइज्ड। ओके, तो प्रिपेयर करने के लिए, डिवीजन को प्रिपेयर करने के लिए देखो इतना सब टाइम। जैसे आप देखो बेटा, बिरयानी बनाना है तो कितना इजी है ना, सिर्फ खड़े रहो, ऐसे हिलाते रहो, चम्मच बन जाएगी। लेकिन प्रिपरेशन कितना होता है, मीट को आप निकालो, फिर उसको क्लीन करो, उसको मैरिनेट करो, मैरिनेट मतलब वही मिर्च मसाला लगा के रखो, फिर आपको प्याज काटनी होती है, फिर टमाटर काटने होते हैं, कितना कुछ प्रिपरेशन, पुदीना, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक। अब मैं सारी रेसिपी बताती बैठ जाऊंगी फिर। ओके, ये सारा प्रिपरेशन ही टाइम लगता है। और वैसे पकाना तो, अगर आंच अच्छी आंच, मतलब अगर आपके पास गैस जो है वो अच्छा बड़ा खासा स्टव है, तो इजीली जल्दी पक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेस इज अ प्रिपरेटरी फेज। तो यहाँ पे देखो 3 स्टेजेस हैं इंटरफेस में। फर्स्ट इज G1, S, G2। ओके, G1, S एंड G2, इनको ऐसे ही याद रखना है। अगर आप बोलोगे मैम मैं पहले बोलूंगा G2, फिर बोलूंगा G1, फिर बोलूंगा S, नहीं। आप बोलोगे मैम पहले मैं S बोलूंगा फिर G1, G2, नहीं। G1, S, G2, बिकॉज सेल इसी तरीके से साइकिलिंग करता है। ठीक है, पहले G1 आता है, फिर S, फिर G2। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। तो पहला हम देखते हैं बेटा G1 फेज, इसको गैप 1 फेज भी कहते हैं। G1 फेज को गैप 1 फेज भी कहते हैं। सो यहाँ पे होता क्या है, फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है, जो ग्रोथ फेज मैंने बोला ना, इंटरफेज में क्या होता है बेटा, ग्रोथ होता है, बहुत सारे सेल के कंपोनेंट्स का अच्छा खासा ग्रोथ होता है। तो यहाँ पे ग्रोथ होने का फेज ये फर्स्ट है। अब जैसे आप मुझे बोलोगे मैम सेकेंड फेज कौन सा है, बेटा G2। G2 में भी ग्रोथ होता है, G1 में भी ग्रोथ होता है, दोनों ग्रोथ फेजेस भी हैं। अब G फॉर ग्रोथ भी याद रख सकते हो, G फॉर गैप भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ग्रोथ फेज G1, G2 है, वेराज जो S फेज है वहां पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, मेजरली मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो G1 ये फर्स्ट ग्रोथ फेज है। इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच के इंटरवल में होता है। ओके, चलो, तो मेन इवेंट्स क्या है मैम, आप मुझे एक्यूरेटली बताइए, होता क्या है G1 में। बेटा यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ सेल। जो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स हैं वो कंटिन्यूअसली ग्रो होते जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक है, तो समझो एक से काम नहीं चलेगा, क्यों, जब ये डिवाइड करेगा तो दो दो डॉटर सेल्स बनेंगे। तो सेल का काम है कि 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनाए। अगर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो 2 बनाए, अगर 2 है तो 4 बनाए। तो ऐसे करके इसको कंटिन्यूअसली ग्रो करते जाना है। ठीक है, देन सेल बिकम्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव होता है हमारा सेल। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूअसली कंपोनेंट्स बनते जा रहे हैं, तो इसको एक्टिव होना लाजमी है। ठीक है, देन प्रिपेयर्स मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। अब मैंने बताया आपको एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो रेप्लिकेशन के लिए भी कोई प्रिपरेटरी होगा, कुछ प्रिपरेशन होगा। तो सारा प्रिपरेशन कहाँ पे होता है, G1 में होता है। अगर G1 में प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुआ तो एस फेज में डीएनए ठीक से रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, तो वो हो जाती है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रिपेयर करता है फॉर द मशीनरी। तो रेप्लिकेशन के लिए मशीनरी होती है बेटा, कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ जाती है, कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है, न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे प्रिपरेशन होती है मशीनरी की, मतलब रॉ मटेरियल समझो। ठीक है, देन सिंथेसाइजेस आरएनए एंड प्रोटीन्स।
ओके तो प्रोटीन्स बनाती है, आरएनए बनाती है, डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, उसके लिए सारा कुछ प्रिपेयर करती है रॉ मटेरियल्स को, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ है। इस इतना आपको जीवन फेज के लिए आप याद रखना है, ठीक है। देन कमिंग टू एस फेज, एस फेज के लिए आप सिंथेटिक फेज भी कह सकते हो, ठीक है। इन दिस फेज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, मैंने बोला ना ये इंपॉर्टेंट टास्क है, ये इंपॉर्टेंट टास्क है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, मतलब समझो यहाँ पे पहले जो मदर सेल था इसमें समझ लो कितना होगा। मैं यहाँ पे जस्ट कॉमनली एक एग्जांपल देने के लिए लिखती हूँ, यहाँ पे 10 बेस पेयर्स जितना डीएनए था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इसको डबल करना है तो कितना हो जाएगा, 20 बेस पेयर्स, है ना। तो ये कहाँ हो रहा है, एस फेस में हो रहा है। यहाँ पे देख लो, अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स बट क्रोमोसोम नंबर इज नॉट इंक्रीज्ड। इसका क्या मतलब है, देखो बेटा, आप क्रोमोसोम, ये देखो ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। अब आप इसको हेप्लॉइड कह सकते हो, हाँ मैम कह सकते हैं। अब आप ये बोलो मैम, आप इसको भी क्या बोलोगे, डिप्लॉइड बोलोगे या हेप्लॉइड बोलोगे? कम ऑन जयदीप, प्लीज प्लीज इसके लिए तो आप जवाब दो चैट बॉक्स में। जो मैंने फर्स्ट क्रोमोसोम ड्रॉ किया उसको तो आपने हेप्लॉइड लिख दिया, अभी जो मैंने नेक्स्ट ड्रॉ किया है इसके बगल में, ये डिप्लॉइड है या हेप्लॉइड है? अगर गलत भी हो तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी। एन और 2n? ए बी एन है, ठीक है। मैम क्यों मैम, क्योंकि यहाँ पे देखो दो, यहाँ पे क्रोमैटिड्स हैं, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं बेटा। सिस्टर क्रोमैटिड्स अगर दो हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। जो प्लॉइडी नंबर, जो क्रोमोसोम नंबर बदलता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम का यहाँ पे बीच में होता है ना, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। अगर एक सेंट्रोमियर है तो वो हैप्लॉइड है। यहाँ देखो, एक सेंट्रोमियर हैप्लॉइड, एक सेंट्रोमियर हैप्लॉइड। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे देखो सेकेंड वन में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स तो हैं लेकिन एक ही सेंट्रोमियर है, तो ये हैप्लॉइड की कैटेगरी में आता है। अब आपको मैं बताऊंगी ऐसे, ओके। अब ऐसे, अब आप मुझे बोलो ये हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है? बेटा ये डिप्लॉइड है, क्यों? क्योंकि इसमें दो सेंट्रोमियर्स हैं। अब मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, ओके, ऐसे ड्रॉ करते हैं। बस डिफरेंस इतना है बेटा यहाँ पे कि सेंट्रोमियर नंबर सेम है, बट जो सेल नंबर जो है, सॉरी सेंट्रोमियर नंबर सेम है, बट जो क्रोमैटिड का अमाउंट जो है वो बदल रहा है, ठीक है। तो अब आप मुझे पूछोगे मैम ऐसा कैसे होता है? देखो देखो समझो, अब समझ लो बेटा, यहाँ पे ये 1 है ये 2 है, समझ लो, ठीक है। तो 1 जहाँ पे हैप्लॉइड है, ये जो लेफ्ट पार्ट है ना, ये फर्स्ट ऐसे होता है। अभी समझो एस फेज में अभी स्टार्ट हो रहा है, तो पहले ये ऐसा था, ठीक है, ये पहले ऐसा था। अब क्या हो गया, कैसे हो गया? अब देखो ये ऐसे में कन्वर्ट हो गया। जैसे समझो जो क्रोमोसोम का अमाउंट था, जो डीएनए का अमाउंट था, वो डबल हो गया। एक सिस्टर क्रोमैटिड था, अभी दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड आ गया, बट क्रोमोसोम नंबर नहीं बदला। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड? क्योंकि बेटा क्रोमोसोम नंबर रेफर्स टू प्लॉइडी, क्रोमोसोम नंबर इज नथिंग बट प्लॉइडी, इसको हम कहते हैं प्लॉइडी, ओके। तो यहाँ पे हैप्लॉइड था जिसमें एक ही क्रोमैटिड था। अब आप राइट साइड में देख रहे हो तो ये भी हैप्लॉइड है, यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं लेकिन दोनों ही हैप्लॉइड हैं, ठीक है। अब सेम गोस विद डिप्लॉइड, ओके, सेम गोस विद डिप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो समझो यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स थे। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे डीएनए को डबल करना है, तो दोनों ही सेंट्रोमियर्स क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाएंगे। तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम है, बट डीएनए जो है वो उसका अमाउंट बढ़ गया है, ठीक है। सो डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड? तो यहाँ पे देखो ये यही चीज हो रहा है। तो डीएनए इज गेटिंग रेप्लिकेटेड बट क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। बेटा ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई जस्ट सेड? ओके। इन एनिमल सेल्स रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस, ओके। तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, रेप्लिकेशन बिगिन होता है न्यूक्लियस में,
and the centriole duplicates in the cytoplasm. ओके आपने बेटा चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ अच्छे से पढ़ लिया है. आपको पता है सेंट्रियोल होता है. ओके सेंट्रियोल इज प्रेजेंट इनसाइड अ सेंट्रोजोम. सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल होता है. तो सेंट्रियोल कैसा होता है? इट इज अ परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर लाइक दिस मेड अप ऑफ ट्यूब्यूलिन, है ना. तो ट्यूब्यूलिन का बना होता है, ऐसे करके होता है. तो इसके अतराफ में सराउंडिंग में एस्टर रेज होते हैं. ओके ये किस में प्रेजेंट होता है? ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है. ये आप याद रखो, ठीक है, क्योंकि इनके बिना इनके बिना डिवीजन जो है सेल की वो मुश्किल है. इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ये दिया है, हाइलाइटर दिया है. इन एनिमल सेल्स रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन बिगिन होती है एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आ गया ग्रोथ फेज सेकेंड. इसको आप G2 फेज भी कह सकते हो, गैप 2 फेज भी कह सकते हो, सेकेंड ग्रोथ फेज भी कह सकते हो. यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल ग्रोथ अगेन कीप्स ऑन कंटिन्यूस. सेल ग्रोथ अगेन कंटिन्यू हो रहा है. यहाँ पे भी अब फिर से बहुत सारे RNA बन रहे हैं, बहुत सारे प्रोटीन बनना कंटिन्यू हो रहा है. देन अब क्या हो रहा है? इंपॉर्टेंट चीज G2 फेज में क्या हो रही है? सेल इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस. सेल यहाँ पे माइटोसिस के लिए प्रिपेयर हो रहा है. ठीक है, अब आप मुझे पूछोगे मैम माइटोसिस करना क्या बहुत जरूरी है? हाँ बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि वही तो डिवाइडिंग फेज है. ठीक है, तो यही तो डिवाइडिंग फेज है. ऑल्दो ये सिर्फ 5% का ही होता है, लेस टाइम लेता है, लेकिन जो एक्चुअल काम है सेल डिवीजन को जो काम है वो माइटोसिस के फेज में ही हो रहा है, माइटोटिक फेज में ही हो रहा है. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरफेस. यहाँ पे देख लो, इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल सेल डिवीजन. हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एम फेज की. इंटरफेस का कहानी खत्म, इंटरफेस की कहानी खत्म हो गई. G1S G2. ठीक है, चलो. तो यहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा है, दैट इज माइटोसिस हो रही है इन ह्यूमन सेल साइकिल. इट लास्ट फॉर ओनली एंड अबाउट एन आवर. तो माइटोटिक फेज कितना टाइम के लिए हो रहा है? यहाँ पे सिर्फ 1 घंटा. ओके ह्यूमन सेल साइकिल में लास्ट ओनली फॉर अबाउट एन आवर. 1 घंटे का ही हो रहा है माइटोटिक फेज. तो एम फेज में क्या हो रहा है? मैंने बताया ना आपको, कार्डियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस, जिसमें पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, ये फर्स्ट होता है, एंड देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ये आपको मैंने बताया था फर्स्ट स्लाइड में ही. ठीक है, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ओके, सम सेल्स डू नॉट शो डिवीजन. कुछ सेल्स डिवीजन शो नहीं करते, जैसे हार्ट सेल्स हैं. ओके, मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेशनली टू रिप्लेस डैमेज्ड एंड डेड सेल्स. मैंने आपको बताया ना, लेबाइल, स्टेबल, ओके, परमानेंट. तो वो मैंने आपको एक टाइप्स में दिया है, डिटेल में दिया है. ये आपकी एनसीईआरटी ने दिया है, एनसीईआरटी ने दिया है, तो इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं, वरना ये तो हो गया. ठीक है, तो कुछ कुछ सेल्स हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, कुछ मौका देख के होते हैं, जैसे ओकेशनली हाँ भी अब जरूरी है, अब डिवाइड करना ही है बोल के करते हैं. कुछ तो बिल्कुल ही नहीं करते, जैसे न्यूरॉन्स एंड मसल सेल्स. ठीक है, तो ये देखो ये हील हो रहा है. ओके, अब समझो इसका कुछ पता नहीं, इसने नेल कटर ने कट कर लिया, नेल कटर से इसने अपना हाथ जो है फिंगर कट कर ली. अब देखो देखते देखते नेल भी आ गया, स्किन भी ठीक हो गई. सो दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ माइटोसिस. ओके, माइटोसिस के थ्रू ही जो है वो रिपेयरिंग हो रही है टिश्यूज की. ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर, they exit G1 phase and enter an inactive stage called as quiescent stage. Such cells remain metabolically active but do not proliferate. अब देखो बेटा होता क्या है, हमने जो इंटरफेस पढ़ा ना, हमने जो इंटरफेस पढ़ा, इसमें होता क्या है मैंने आपको बताया. पहले G1 होता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है. कुछ सेल्स ऐसे हैं जो G1 फेज के बाद एक्सेप्ट कि ये एस में जाए, ये बाहर निकल जाते हैं, मतलब उस साइकिल से बाहर निकल जाते हैं. ये कह रहे हैं कि मैं एस फेज में नहीं जाऊंगा, मैं डीएनए सिंथेसिस नहीं करूंगा, मैं बाहर निकल रहा हूँ, मुझे नहीं, मुझे छोड़ दो, बख्श दो मुझे, मैं सेल साइकिल नहीं करूंगा. ओके, ऐसे करके ये बाहर निकल जाते हैं. तो दीज सेल्स दे डू नॉट डिवाइड. ओके, ना डिवाइड करते हैं, ना जीवन फेज से आगे बढ़ते हैं, बट ये बाहर निकल जाते हैं. और ये क्या है? ये सेल्स मरे नहीं है बेटा, ये जिंदा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट ये है कि ये डिवाइड नहीं करते. प्रोलिफरेट का मतलब डिवीजन. सिर्फ ये डिवाइड नहीं करते, प्रोलिफरेट नहीं करते, वैसे तो ये जिंदा है. तो ये कैसे स्टेज में पहुंच गए हैं बेटा? ये पहुंच गए हैं क्विसेंट स्टेज. इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. ठीक है, चलो
तो ये याद रखो बेटा, जी नॉट फेस और जी जीरो फेस या गैप जीरो फेस इज नथिंग बट क्विसेंट स्टेज। वहां पे G1 के बाद बाहर निकल जाता है सेल, इट डजंट प्रोलिफरेट बट इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। जयदीप प्लीज मेक श्योर दैट यू आंसर इन द चैट बॉक्स। ठीक है बेटा, मैं वेट करूंगी आपके आंसर्स का। देखो समझो, इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन, बहुत इजी क्वेश्चन, G1 फेज, G2 फेज, माइटोटिक मेटाफेज, एस फेज। एक सेल के साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा है? यस जयदीप, कहाँ पे हो रहा है बेटा डीएनए का रेप्लिकेशन? सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो भाई? टू, नो बेटा, एस 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 में आरएनए सॉरी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है भाई, एस फेज। देखा, एस फेज, एस फेज में हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन। जीवन में G2 में ग्रोथ हो रहा है, जीवन में G2 में ग्रोथ हो रहा है, कंपोनेंट्स बढ़ती जा रही हैं, बट डीएनए रेप्लिकेशन हैपेंस इन एस फेज। ठीक है, तो एस फेज है बेटा, इसका आंसर एस फेज है। माइटोसिस तो ये तो डिवीजन फेज है, ये तो सेल का डिवीजन का फेज है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस गलत है, एस फेज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अभी आप पढ़ रहे हो ना, कोई बात नहीं। ओके, which phase of cell cycle is known as quiescent stage? quiescent stage का दूसरा नाम, which phase of cell cycle is known as quiescent stage? हाँ, एस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना? G1 फेज में क्या होगा? कंपोनेंट्स ऑफ सेल ग्रो होंगे। एम फेज में डिवीजन होता है सेल का, तो बचा कौन? बचा बी। बी इज अ G0 फेज और रेस्टिंग फेज। मैंने बोला ना G1 से S फिर G2 जाना चाहिए, लेकिन ये जो G1 स्टेज से ही जो कुछ सेल बाहर निकल जाते हैं और ये बन जाते हैं G0, क्योंकि इनको बिल्कुल पसंद नहीं है आगे जाना, रेप्लिकेशन करना। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं लेकिन डिवाइड नहीं करते, ये बस एक रेस्टिंग स्टेज में चले जाते हैं जिसका नाम है क्विसेंट स्टेज। तो इसको हमने G0 फेज बोल के कहा है। अभी अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, दिस इज G0 फेज। तो G1 फेज से एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं जिसका नाम है क्विसेंट स्टेज, दैट इज G0 फेज। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इंटरफेज इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इंटरफेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सेप्ट, इंटरफेस इंक्लूड्स हाउ मेनी फेजेस और विच फेजेस एक्सेप्ट, मतलब जो नहीं है इंटरफेस में आपको वो चूज करना है। बताइए बताइए, इंटरफेस में क्या होता है? G1 S G2, इसके बाद वाला फेज कौन सा होता है? G2 के बाद वाला फेज, दैट इज इंटरफेस के बाद वाला फेज माइटोटिक फेज होता है। ओके, माइटोसिस में अगेन 4 कैटेगरीज हैं, 4 फेजेस हैं, ये आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगी। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, ये क्या फेजेस हैं, इनका क्या फंक्शन है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन इंटरफेज में G1 S G2 फेज होता है, एनाफेज नहीं होता। एनाफेज इज प्रेजेंट इन माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग माइटोसिस के बारे में कुछ डीपली पढ़ते हैं। इट इज द सेल डिवीजन अकरिंग इन सोमैटिक सेल्स। मैंने बोला ना सेल डिवीजन होता है सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा बॉडी में जितने भी डिविजन हो रहे हैं सारे सोमैटिक सेल्स में डिवीजन हो रहे हैं। तो माइटोसिस हर जगह पे होता है। It is also called as equational division as the number of chromosomes in the parent and progeny cells. Progeny मतलब next generation, जो नेक्स्ट जनरेशन है बेटा उसको कहते हैं। तो प्रोजेनी सेल्स से मैंने बोला ना, अगर 2n है मदर तो बच्चों में भी 2n ही आएगा, तो क्रोमोसोम नंबर इज सेम। तो इसीलिए हमने क्या नेम दिया है माइटोसिस को?
इक्वेशनल डिवीजन, मैंने बताया ना ये इक्वेशनल डिवीजन। तो माइटोसिस इज जनरली सीन इन डिप्लॉयड सेल्स। तो माइटोसिस जो है जनरली डिप्लॉयड सेल्स में होता है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स हैं। हैप्लॉयड सेल्स सिर्फ गैमीट्स में होते हैं, जैसे स्पर्म या फिर एग, के बाकी सारे डिप्लॉयड होते हैं। तो माइटोसिस यूजुअली डिप्लॉयड में देखे जाते हैं, लेकिन ये हैप्लॉयड में भी होता है। कहाँ पे? इन सम लोअर प्लांट्स एंड सम इंसेक्ट्स। ओके, तो कुछ लोकल प्लांट्स में हो सकता है, जहां पे लोअर प्लांट सॉरी, एंड कुछ इंसेक्ट्स में आपका माइटोसिस हो सकता है हैप्लॉयड। मैम हैप्लॉयड माइटोसिस का मतलब क्या? मतलब पेरेंट भी हैप्लॉयड है, जो आने वाली नेक्स्ट प्रोजेनी है वो भी हैप्लॉयड है। लेकिन देखो क्रोमोसोम नंबर तो सेम है ना, पेरेंट में जो है प्रोजेनी में भी सेम नंबर है, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इट इन्वॉल्व्स मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स। मैं बताऊंगी क्या रीऑर्गेनाइजेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे देख लो, माइटोसिस, द कार्योकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस हैज 4 स्टेजेस। ओके, मैंने बताया ना बेटा, माइटोसिस जो है 2 फेजेस में होता है। एक कार्योकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, एक होता है साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल का डिवीजन होता है। ठीक है, अब हम लोग माइटोसिस में फर्स्ट ये देख रहे हैं, कार्योकाइनेसिस के 4 स्टेजेस देख रहे हैं। तो कार्योकाइनेसिस के 4 स्टेजेस कौन से हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है, तो ये याद रखो बेटा, पी मैट, पी मैट। ठीक है, प्रोनाउंस विथ मी, पी मैट। ओके, चलो, तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट फेज, दैट इज प्रोफेज। ओके, प्रोफेज देखेंगे। तो प्रोफेज में क्या हो रहा है बेटा? इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोसिस। पहले तो देखो बेटा, इंटरफेज हुआ था 95% ऑफ द टाइम ने इंटरफेज ले लिया, 5% टाइम माइटोसिस को मिला। तो अब इस 5% का जो टाइम है माइटोसिस का, इसने इस 5% में भी ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? प्रोफेज ले रहा है। इसमें भी जो ज्यादा टाइम कौन ले रहा है? प्रोफेज ले रहा है। ठीक है, तो इट इज द लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोसिस। इट फॉलोज द एस एंड G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। मतलब प्रोफेज कब आएगा? G1 एस, G2 बाद में प्रोफेज। तो G2 के बाद आता है प्रोफेज। ठीक है, so in the S and G2 phase DNA molecules are intertwined। ठीक है, तो वहां पे ये बनते हैं और जमते हैं। ठीक है, तो चलो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स अभी प्रोफेज में होता क्या है? देखो बेटा, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। मतलब इट इज अ हैवी वेटेड चैप्टर है, तो छोटा चैप्टर, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इस पार्ट से क्वेश्चंस आते आते हैं, पक्का आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। बायोमोलिक्यूल्स तो उससे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका हम लोगों को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। Chromosomal materials, that is chromatin fibers, are untangled and condensed to form mitotic chromosomes। तो स्टार्टिंग में होता क्या है बेटा? जब आप एक सेल को देखते हो ना, एक सेल आपका ऐसा दिखता है। एक सेल है, इसमें मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियोलस है, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस है, एंड देन देयर आर क्रोमैटिन फाइबर्स लाइक दिस। ठीक है, तो क्रोमैटिन फाइबर्स ऐसे 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 करके होते हैं। तो अब क्या हो रहा है? ये कंडेंस होते जा रहा है, क्रोमैटिन फाइबर ज्यादा से ज्यादा छोटा होते जा रहा है, ताकि ये कैसे बन पाए? ये क्रोमोसोम की शक्ल में आ पाए। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर मतलब पता नहीं कितने लॉन्ग होंगे, 2 मीटर, 2.2 मीटर्स, ऐसे लंबे लंबे होते हैं बेटा। ठीक है, आप ऐसे में समझो, इतना इतना सा सेल है तो कितने मिली मिली में होंगे। ठीक है, माइक्रोमीटर में होते हैं, ऐसे नहीं समझो, 2.2 मीटर्स लंबा होता है। बट वो सारा क्या होता है? कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आ जाता है। ठीक है, तो पहले फाइबर की तरह रहता है, फिर ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शक्ल में आता है। ठीक है, सो दे आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड्स। बताया ना, ये क्रोमैटिड नंबर 1, ये क्रोमैटिड नंबर 2। तो दोनों क्रोमैटिड्स किसके साथ बाइंड हुए हैं? सेंट्रल सेंट्रोमियर। ठीक है, जो बीच में है उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रल सेंट्रोमियर से 2 क्रोमैटिड्स अटैच हुए हैं। तो पहले क्रोमैटिन फाइबर ऐसा था, अब ये क्रोमोसोम की शक्ल में आ गया है। ठीक है, चलो, तो क्रोमोसोम्स बिगिन टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। तो सेल के ऑपोजिट पोल्स में ये मूव होना स्टार्ट कर जाते हैं। तो ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। बेटा आपने पढ़ा है ना, सेंट्रोसोम के बारे में आपने पढ़ा है सेल यूनिट ऑफ लाइफ में।
तो क्या है बेटा सेंट्रोजोम, इट गिव्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसका हमको कॉमनली नेम देते हैं एस्टर्स। ओके, so two asters together with spindle fibers forms the mitotic apparatus। ठीक है, माइटोटिक apparatus बनाते हैं। मैम ये होता कैसा, आप मुझे समझाइए ठीक से। देखो बेटा, ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब इस सेल में क्या होता है बेटा, इस सेल में क्या हो रहा है, जो क्रोमैटिन फाइबर है वो क्रोमोसोम बन रहा है, हाँ बन रहा है। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, ये सारा जो प्रोसेस, ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, ये हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। ये देखो सेंट्रोसोम कहाँ पे हो रहा है, सेंट्रोसोम हो रहा है साइटोप्लाज्म में। ये जो सेंट्रोसोम की ये जो कहानी है ना, ये कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है साइटोप्लाज्म में। अब आप पूछोगे मैम आपको कैसे पता, बेटा मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो, नहीं यहाँ पे नहीं, समवेयर आई हैड टोल्ड यू दैट, कहीं तो आपको बताया मैंने। हाँ देखो यहाँ पे रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में, बट ये जो सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेट होता है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म। तो सेंट्रियोल की कहानी साइटोप्लाज्म में हो रही है। ठीक है, तो ये देखो, तो सेंट्रोसोम बिगिंस टू मूव टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पे है क्रोमोसोम। अब ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो था वो भी क्रोमोसोम बन गया। अब साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रोसोम है, अभी सेंट्रोसोम क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे समझ लो यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके ये पड़े हुए थे, अब ये क्या कर रहे हैं, ये ऑपोजिट पोल्स की तरह पे मूव कर रहे हैं, ये एक ऑपोजिट पोल यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेंट्रोसोम बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स। तो एस्टर्स देखने में ऐसे होते हैं बेटा। ओके, तो ये पहले ट्यूब्यूलिन है जो परपेंडिकुलरली अरेंज है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, तो इसके सराउंडिंग में ऐसे करके एस्टर रेज होते हैं, इनको कहते हैं एस्टर्स। ठीक है, चलो नाउ cells at the end of prophase do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum and nucleolus or nuclear envelope। तो हो क्या रहा है यहाँ पे बेटा प्रोफेज में, ओके रिमूवल, ओके रिमूवल हो रहा है ऑफ गोल्गी apparatus, endoplasmic reticulum, nucleolus and membrane and the nuclear membrane। अब आप मुझे पूछोगे मैम ये क्यों डिसअपियर हो रहे हैं या रिमूवल क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा अब इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल का डिवाइड हो रहा है, तो बाद में अब फिर से आएंगे, दे विल कम अगेन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दे डू नॉट शो, प्रोफेज में आपको ये नहीं दिखेगा, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखता है। ठीक है, तो फिर क्या है मैम, आप मुझे बताइए आखिर होता क्या है। मैंने बताया ना बेटा, यहाँ पे क्रोमोसोम है, एंड देन यहाँ पे सेंट्रियोल्स यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स में ऐसे करके मूव हो गए हैं। ओके, सो एट द एंड ऑफ द लेट प्रोफेज आपको ये कुछ सेल का डायग्राम ऐसा दिखेगा। ठीक है, बट आपकी एनसीईआरटी ने ऐसे दिया है, आपकी एनसीईआरटी ने ऐसे दिया है, बट क्या करें बेटा, एनसीईआरटी ने इतना एक्यूरेट नहीं दिया है जितना एक्यूरेट मैंने बताया है, लेकिन जैसे दिया है वो ऐसे दिया है। ठीक है, तो रिमूवल हो गया। तो आपको याद रखो प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में आपको गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम मटेरियल था, जो क्रोमैटिन फाइबर था, वो क्रोमोसोम में कंडेंस हो रहा है, एंड जो सेंट्रियोल्स हैं वो ऑपोजिट पोल में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो 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 देखो, जो मैंने आपको बताया ना, देखो यहाँ पे ये प्रोफेज ऐसा दिखता है एट द एंड ऑफ द स्टेज। ठीक है, ये मतलब समझ लो ये लेट प्रोफेज है ये। ओके, इट्स अ लेट प्रोफेज। जैसे प्रोफेज पूरा खत्म होने के बाद कैसे दिखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे ऑपोजिट पोल्स में सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है, सेंट्रियोल्स मैंने बताया ना परपेंडिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो एस्टर रेज हैं, तो ये ऐसे करके दिख रहा है ना ये लाइन, इसको हम कहते हैं एस्टर रेज। ओके, तो ये ऑपोजिट पोल में है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर से ज्वाइन होके यहाँ पे पड़े हुए हैं। ओके, तो अब ये जो प्रोफेज है अभी मेटाफेज में कन्वर्ट होगा, तो मैम यहाँ पे क्या होगा बताइए। हाँ बेटा बता रही हूँ, यहाँ पे देखो न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट, मैंने बताया ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर थोड़ा बहुत भी कसर रही है, बच्ची कुची कसर, वो पूरा निकल जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा रिमूव हो जाएगा। क्रोमोसोम्स स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म,
अब क्या बचे हैं, सिर्फ सेंट्रियोल्स और क्रोमोसोम, बाकी सब जितना भी सेल के अंदर कंपोनेंट्स थे सारे रिमूव हो गए, सारे डिसइंटीग्रेट हो गए, डिजेनरेट हो गए, आप कुछ भी कह लो। तो क्या बचा है, क्रोमोसोम बचा है, सेंट्रियोल्स बचे हैं। ठीक है, अब देखो, क्रोमोसोम्स कंडेंसेशन इज कंप्लीटेड। प्रोफेज में हमने क्या कहा था, क्रोमैटिन फाइबर था, तो वो कंडेंस होते होते क्रोमोसोम बनाता। तो जब तक ये मेटाफेज में आता है पूरा पूरा कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, कंडेंसेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, दे कैन बी स्टडीड इजीली अंडर द माइक्रोस्कोप, दे विल हैव टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, आपको अभी पता है, मैंने बताया आपको सिस्टर क्रोमैटिड्स कब हुए, एस फेज में हुए, है ना। तो पहले ऐसा था, है ना, पहले ऐसा था जीवन में, लेकिन एस फेज में क्या हो गया, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हुआ, तो सिस्टर क्रोमैटिड आ गया, तो ऐसे हुआ। तो ऐसे से ऐसा बन गया, दोनों ही हैप्लॉइड होंगे या फिर डिप्लॉइड होंगे, अगर दो हैं तो मिलके। ठीक है, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। आप ये क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, एंड और एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्रोमोसोम का स्टडी करने के लिए माइटोटिक फेज में कौन सा फेज सबसे अच्छा है। बेटा आंसर है मेटाफेज, क्योंकि मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स है वो कंप्लीटली कंडेंस होते हैं, एंड स्टडी करने के लिए क्रोमोसोम्स को मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स कम एंड लाई एट द इक्वेटर, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इधर उधर पड़े हुए थे ना क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं बेटा, ये बीच में आके अलाइन हो रहे हैं, जैसे इक्वेटर, जैसे अर्थ है, अर्थ के बीच में यहाँ पे देखो इक्वेटर होता है ना, दिस इज इक्वेटर। सोशल तो आपने सबने पढ़ा, इक्वेटर है। ऊपर चले जाओगे तो यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आ गया तो कैप्रिकॉन, यहाँ पे आर्कटिक, यहाँ पे अंटार्कटिक, है ना, ये सब कुछ आपने पढ़ा है। तो इक्वेटर मतलब बीच में सेंट्रल प्लेन में आके अरेंज होता है क्रोमोसोम्स। ओके, तो वही कह रहा है यहाँ पे इक्वेटर में आ रहे हैं। बट देखो यहाँ पे इक्वेटर में मूव करने के लिए क्रोमोसोम्स खुद नहीं जा रहे, क्रोमोसोम्स को कोई लेके जा रहा है। कौन लेके जा रहा है बेटा, ये दिख रहा है आपको रेड कलर के थिन फाइबर्स, इनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ओके, तो सेंट्रियोल्स का काम क्या है, ये सेंट्रियोल्स सिंथेसाइज करते हैं स्पिंडल फाइबर्स, जो कनेक्ट करते हैं क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में। ठीक है, अब आप मुझे बोलो सेंट्रोमियर क्या है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर कहते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी ने एक दूसरा फैंसी वर्ड यूज किया है जिसका नाम है काइनेटोकोर। बेटा काइनेटोकोर क्या है, काइनेटोकोर इज अ प्रोटीनेशियस सब्सटेंस जो सेंट्रोमियर के ऊपर ऐसे करके प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये क्रोमैटिड है, जो ब्लैक में है वो सेंट्रोमियर है, वो सेंट्रोमियर है। जो ब्लैक के सराउंडिंग में जो रेड है ये है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर इज अ प्रोटीन लेयर, ये प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होता है सराउंडिंग द सेंट्रोमियर। ओके, तो अब ये स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, दोनों पोल से, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों ही पोल्स के सेंट्रियोल से निकलेगा और कनेक्ट करेगा टू क्रोमैटिड्स बाय देयर काइनेटोकोर इन द सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर के बाहर होता है काइनेटोकोर, उससे ज्वाइन होता है। अब देखो ये कैसे ज्वाइन करेगा, ऐसे ऐसे करके ज्वाइन होगा ये। ठीक है, चलो नाउ, तो मेटाफेज का काम क्या है, अब देखो प्रोफेज में आपने क्या देखा, सारे सेल के कंपोनेंट्स डिसअपियर हो गए एक्सेप्ट क्रोमोसोम एंड स्पिंडल फाइबर्स। मतलब स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल, क्रोमोसोम, सिर्फ इतना ही प्रेजेंट था प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या हुआ, जो सेंट्रियोल्स हैं उन्होंने स्पिंडल फाइबर बनाए, क्रोमोसोम्स के साथ अटैच किया और सारे क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज कर दिया, जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। तो उस इक्वेटर रीजन में इसको ऐसे लंबे से सुला दिया उसने, दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो देखो ऐसे करके इक्वेटोरियल प्लेन में सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो रहे हैं। इस फेज को हम कहते हैं मेटाफेज। अब मेटाफेज के बाद कौन आ रहा है, एनाफेज। प्रोफेज पढ़ लिया, मेटाफेज पढ़ लिया, अभी एनाफेज पढ़ रहे हैं। तो शॉर्टेस्ट फेज कौन सा है बेटा, एनाफेज। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, प्रोफेज। प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज इन माइटोटिक डिविजन। तो सारे माइटोसिस में प्रोफेज लंबा टाइम लेता है, एनाफेज कम टाइम लेता है। Centromere of each chromosome divides longitudinally, resulting in the formation of two daughter chromatids, chromosomes future daughter nuclei। अब क्या होता है देखो, मेटाफेज में क्या हुआ था बेटा,
ऐसे करके सेल थे, तो यहाँ पे ऐसे ये अलाइन हुए थे, है ना, ऐसे करके ये अलाइन हुए थे, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स थे जो सेंट्रियोल्स के साथ ऐसे करके बाइंड हुए थे, है ना। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, पोलर रीजन में जो सेंट्रियोल्स हैं, ये क्या करेंगे, इस क्रोमैटिड को अपनी तरफ पुल करेंगे। ओके, इस क्रोमैटिड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्रोमैटिड है, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड, तो दोनों क्रोमैटिड्स को सेंट्रियोल्स उनकी तरफ ऐसे करके अट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं। अब ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा पुल होगा, तो क्या हो जाएगा, अब ये क्रोमोसोम्स में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, अभी ऐसे करके बीच से डिवाइड हो जाती हैं, ये बीच से ऐसे डिवाइड हो जाएंगी। तो क्या हो गया, अब ये ऐसे इधर मूव हो जाएगा, ये इधर मूव हो जाएगा, इधर वाला नीचे मूव आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये एकदम से ऐसे अट्रैक्ट करते हैं, ताकि ये जो क्रोमोसोम है, ओके, जिसमें टू सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये डिवाइड होके ये आधे इधर नीचे आ जाते हैं, आधे ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, आधे ऊपर की तरफ, आधे नीचे की तरफ। ओके, सो इस फेज को बेटा हम कहते हैं एनाफेज। आज द स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट, और स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, द क्रोमैटिड्स मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द ऑपोजिट प्लेन। मैंने बोला ना, अट्रैक्शन होता है, और वैसे स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो क्रोमोसोम अभी हैविंग टू सिस्टर क्रोमैटिड्स था, वो सिंगल क्रोमैटिड में बदल जाएगा, एक इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, दोनों ऑपोजिट पोल्स में मूव कर जाएंगे। और मेरे को टाइम हो गया, मुझे ख्याल ही नहीं है। ओ माय गॉड, ओके। तो लास्ट है बेटा टेलोफेज, करके हम खत्म करेंगे। क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल, है ना। तो ऑपोजिट पोल में देखो, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये सारा कुछ अभी एक तरफ इस पोल में जम गया, ये सारा इस पोल में जम गया, है ना। तो देखो, अब क्रोमोसोम क्लस्टर एट द ऑपोजिट पोल, ठीक है, तो सारे ऑपोजिट पोल में चले जाएंगे। जो क्रोमोसोम बने थे, कंडेंस हुए थे, वो वापस से क्रोमैटिन फाइबर बन रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसे थे ना, अब ये वापस कैसे बन रहे हैं, ऐसे ऐसे करके बन रहे हैं, क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल हो जाते हैं। ओके, तो इस क्रोमैटिन फाइबर के सराउंडिंग में न्यूक्लियर एनवेलप आ जाता है, और क्या होगा, ये डिवाइड होके दो डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो ऐसे करके ये डिवाइड हो जाते हैं, दो डॉटर न्यूक्लियाई कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो सारे कंपोनेंट्स थे, ऑर्गेनल्स थे सेल के, वो सारे वापस आ जाते हैं, जैसे न्यूक्लियोलस हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, ईआर, ये सारे वापस आ जाते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो डिसअपियर हो जाते हैं। याद रखो, प्रोफेज में सारे डिसअपियर होकर स्पिंडल फाइबर्स आए थे, टीलोफेज में सारे ऑर्गेनल्स वापस आ रहे हैं, स्पिंडल फाइबर गायब हो रहा है। तो एट द लास्ट हमको क्या मिलेगा, ओके, टीलोफेज में क्या हो रहा है, ये सारी चीजें वापस आ जाएंगी। ओके, अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा पी मैट। तो पी मैट में क्या हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन हुआ। अभी भी सेल डिवाइड नहीं हुआ है, मैंने बताया ना ऐसे करके सेल डिवीजन होगा, ये अभी नहीं हुआ है, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ है, और ये सब चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो, साइटोकाइनेसिस हो रहा है, तब साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या, अल्टीमेटली सेल डिवाइड हो रहा है। पहले न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, वो कार्योकाइनेसिस था, अभी सेल हो रहा है। इट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इनटू टू डॉटर सेल। इट स्टार्ट्स, ये कब शुरू होगा, स्टार्ट्स व्हेन टीलोफेज इज इन प्रोग्रेस। जैसे टीलोफेज हो रहा है, तो ये भी शुरू होना हो जाता है, ओके, ये भी शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये सारा है बेटा माइटोसिस, इसको हम कहते हैं माइटोसिस। ये मैं कल करवाऊंगी। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ लो बेटा, अदरवाइज यू कैन लीव। मुझे भी नेक्स्ट क्लास है, मुझे लीव करना पड़ेगा। मैं पढ़ाते पढ़ाते गुम गई थी क्लास में। चलो, आई सी यू टुमारो, नॉट टुमारो, ऑन मंडे, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, पढ़ के आना, एनसीईआरटी को पढ़ के आओ, ठीक है। चलो, बाय बाय। आई हैव क्लास ना, अभी आपके सीनियर्स को क्लास है मुझे।